अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सरकार कप्तान के आगे लेट गई है। अब सरकार एक इस्तारा है जिसको समझने की ज़रूरत है कि सरकार क्या वाकईतन हुकूमत है या वाकईतन वो तमाम सरकार है जो कप्तान के आगे लेटती हुई दिखाई दी है गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर। इसकी तफसीलात क्या है, डिटेल्स क्या है, क्या वाकईतन ये मुद्दा जो क्लेम किया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से उसमें सदाकत है या फिर बातें हैं हवा में ज़्यादा उड़ा दी गई हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा मिसाल यूसुफजई को कोर कमेटी की बुनियादी रुकनियत से फारिग कर दिया गया है, उसकी रीजंस क्या बनी है उसकी तफसीलात शेयर करूंगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 कारकुनान, कोर कारकुनान, मीडिया कोऑर्डिनेटर और उसके भाई से लेकर कोर कारकुनान वापस घर पहुंच गए हैं बखैर व आफियत। और ठीक उस वाक़े के जिस वाक़े के अंदर यह बात हुई कि आज़म स्वाति इमरान खान से मिलने गया और जलसा मुलतवी हुआ, उसके ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर ये वाक़यात हुए हैं। इसके कितने सिग्निफिकेंस है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। एक मिथ और डेवलप हो रही है, वो ये कि जो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर हैं वो मुतअद्दिद लोगों से मिलकर इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग कर रही हैं ताकि इमरान खान साहब पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा वापस आ सके। क्या ये मिथ या खबर जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स छोड़ रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है, इसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने इमरान खान साहब के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के इंतखाबात में उनकी हिमायत का गैर मशरूत ऐलान कर दिया है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, और कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 2-3 जो पॉइंट्स हैं वो ये वैलिडेट करते हैं कि उबूरी सेटअप जो आएगा उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। एक और शख्सियत ने इसके अंदर एंट्री मार दी है, वो कौन है उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। और इसके अलावा निताशा अहमद का जो निताशा दानिश इकबाल का केस है उस केस के अंदर क्या बना उसकी डिटेल्स और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कीजिए। ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली आंटी का जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो सके। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के हर वीडियो के अंदर डाल दिया जाता है, वहां जाकर उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियोस के नहीं मिलते यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस तो वहां पर वीडियो मिल जाया करेगी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी ऑफ द डे। इससे पहले कि मैं आऊं कि हुकूमत किस तरह लेटी है, हुकूमत नहीं बल्कि सरकार किस तरह लेटी है कप्तान के आगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिहाइयों की। गुज़िश्ता तकरीबन 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजमूई तौर पर 7 जबरी गुमशुदा कारकुनान या शहरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात की वजह से उठाए गए थे वो बखैर आफियत घर पहुंच गए। उनमें एक मलिक रिजवान साहब हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल मीडिया के। 48 दिन पहले उन्हें उठाया गया था। उनके बाद उनके भाई हैं नोमान, उनको उठाया गया था। इसके अलावा एक लंबी तादाद है, 7 के साथ जो कारकुनान है वो घर पहुंच गए। कुछ तादाद 6 बता रहे हैं, कुछ 7 बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 7 की है। ये ग्रेजुअली हुआ, यानी हर घंटे बाद खबर आ रही थी कि एक शख्स आ गया, घर पहुंच गया, अब दूसरा शख्स घर पहुंच गया, अब तीसरा घर पहुंच गया। तो ये आप सोचिए कि 22 सितंबर से ठीक अगले दिन यानी 23 सितंबर को ये वाकयात होना शुरू हुए। तो आप सोचिए कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी होगी, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी जिसके ऊपर बात करना बनती है। अब जी हम आ जाते हैं टॉप स्टोरी के ऊपर। टॉप स्टोरी ये है कि सरकार ने कप्तान के आगे घुटने टेक दिए। सरकार कप्तान के आगे लेट गई है। अब सरकार एक इस्तारा है, एक सीगा है, इसको आप हुकूमत से तशबीह देते हैं या इसको आप मुक्तदरिया से तशबीह देते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक शख्स है जो जेल के अंदर बैठा है, 7x8 के कमरे में वो मौजूद होता है, कमरा भी नहीं है, डेथ सेल है, और वो वहां बैठकर ये कहता है कि मैं फॉर्म 47 के लोगों से बात नहीं करूंगा। ये लेटेस्ट उनकी गुफ्तगू है, मीडिया टॉक है लोगों के साथ। और जो फॉर्म 47 वाले हैं वो टेलीविजन शोज के अंदर बैठकर कहते हैं कि हमने खुद अली अमीन गंडापुर के जरिए इमरान खान से राब्ता किया था ताकि वो जलसा मुलतवी कर दें और किसी भी किस्म के हसास वाक़े से बचा जा सके। अब फॉर्म 47 वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमने राब्ता किया था। फॉर्म 45 वालों का अबू
जो कि जेल में बैठा हुआ है, वो कहता है कि नहीं, मैंने फॉर्म 47 वालों से कोई बात ही नहीं करनी, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, हुकूमती जाली, मैं इनसे क्यों बात करूंगा। तो असल कहानी क्या है, ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि असल कहानी क्या है। असल कहानी ये है कि जो हुकूमत के लोग हैं, अपेरेंटली सरकार नजर आती है लेकिन हुकूमत के लोग हैं, उनको लगे हुए दस्त मोशन किस बात के कि इमरान खान के अब डायरेक्ट रवाबित स्टैब्लिश हो चुके हैं मुख्तदरिया से, और उन रवाबित का असर यह है कि इमरान खान ने जलसा मुलतवी किया है, और उन्हीं रवाबित का शायद ये असर है कि जबरी गुमशुदगियों के बाद जो लोग हैं वो घरों को वापस आ रहे हैं। तो अब हम कहां स्टैंड करते हैं, इससे पहले कि इमरान खान इसको क्लेम कर जाए या ये कहीं और से क्लेम हो कि हमारे ताल्लुकात अब उस्तवार हो रहे हैं, तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं हमने राब्ता कर लिया। अब कल रात को बैरिस्टर अकील ये अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं PMLN की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, सरकार नहीं कह रहा मैं, हुकूमत की जानिब से। और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से राब्ता करके जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की। यानी हुकूमत कौन होती है अली अमीन गंडापुर से दरख्वास्त करने वाली, खुद सोचे ना। जिस पर उन्होंने इमरान खान से राब्ता कराया, हसासियत की वजह से राब्ते की तफसीलात, भाई ऐसी कौन सी हसासियत थी जिसकी वजह से आप राब्ते की तफसीलात नहीं बता सकते। आप तो टीवी शोज के ऊपर बैठकर बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हमने तो हैट्रिक पे ले आए, इमरान खान तीसरी दफा जलसा मुलतवी करने वाला है 8 सितंबर को। चलें 8 सितंबर वाला मुलतवी करा के दिखा लीजिएगा। अब तो इमरान खान ने डंके चोट पे कह दिया कि 8 वाला अगर मैं भी नहीं कहूं तो मुलतवी नहीं करना। तो अब देखना यह है कि 8 वाले जलसे के अंदर से क्या निकलेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जेल जिसके अंदर खुद कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है, उस जेल की जो चाबी है वो भी उसके हाथ में है, और वो चाबी है अवाम पाकिस्तान या कप्तान के टाइगर्स। और अब चीजें जो हैं वो एक नई जस्त लेना शुरू हो गई हैं। अब इस जस्त के अंदर से निकलता क्या है, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा कि इमरान खान साहब जिस तरह के भी रवाबित के अंदर हैं वो फौरी तौर पर इक़्तिदार के अंदर आ जाएंगे। मुझे मेरी ओपिनियन ये है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है कि वो जेल से रिहा हो जाएं बाय एनी मीन्स, और फिर वो अपने घर चले जाएं और दोबारा से पावर पॉलिटिक्स यानी कि जलसों की पॉलिटिक्स का आगाज करते हैं, ये हो सकता है। लेकिन हुकूमत भी नहीं रहनी, ये भी नजर आ रहा है कि हुकूमत भी नहीं रहनी। जो कल ओन चौधरी साहब बैठकर कह रहे थे ना कि 2 महीने के अंदर रिलीफ मिल जाएगा, 2 महीने के बाद जो रिलीफ देने वाले होंगे वो कुछ और होंगे। उसकी शक्ल मैंने बताना शुरू कर दी है कल के व्लॉग से। अभी थोड़ी सी और मैं मजीद वाज़ेह करता हूं वो शक्ल क्या है। ये जी एक साहब है, इनका नाम है गौहर एजाज। ये जो बीच में एक इंटरम सेटअप आया था इलेक्शन कराने के लिए, उसमें ये वफाकी वजीर बराए तिजारत, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, एनर्जी, ये सब सारी वजारतें इनके पास थी। ये 7 से 8 महीने के लिए ये हुकूमत में रहे, और ये मेक श्योर कर रहे थे आखिरी दिन के जो भी कुर्बानियां हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं, और ये जो इंतखाबात हुए हैं बड़े ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर हुए हैं। ये आजकल 2-3 दिन से ना मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बड़े दावे कर रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इनके दावे रखता हूं। उन्होंने कहा 1 रुपए का कर्जा नहीं है मुझ पर। ये गौहर एजाज साहब कहते हैं तीर का खाने बंद करके बैठा हूं, ये नहीं चल सकते, मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं खुदारा थोड़ी तवज्जो दें। फिर कहते हैं 14 साल तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूं मौजूदा हालात में सनत नहीं चल सकती। 50% इंडस्ट्री के बंद होने की बड़ी वजह महंगी बिजली है। ये गौहर एजाज साहब कह रहे हैं। इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि सारे मामला चला सके। ये 8 फरवरी को गारंटियां दे रहे थे कि इससे बेहतरीन इलेक्शन नहीं हो सकते थे, ठीक है। ये आज अगस्त के अंदर ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस काबिल नहीं है, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, इंडस्ट्री नहीं चल सकती, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और हुकूमत को जाना चाहिए। अपेरेंटली कहने का मकसद ये है। तो ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है हुकूमत को घर भेजने के लिए। मैंने 2 ऑलरेडी चीजें कल आपको बता दी थी कि इशरत उल-बाद का आना और मोहम्मद अली दुर्रानी साहब का एक टीवी चैनल के ऊपर बाकायदा शो स्टार्ट करना। एक होता है ना कि बतौर तज्जियाकार आप आ जाएं, एक होता है बाकायदा उनके नाम से शो का स्टार्ट होना। ये इस बात की गम्माजी करता है कि ये मुशर्रफ दौर की बाकियात और फिर मुक्तदरिया के करीब जो समझे जाने वाले लोग हैं वो अब नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इस हुकूमत के जाने का और उसके बाद उबूरी हुकूमत के आने का। अच्छा, ये लोग आप चंद दिन बाद देखेंगे ये राग अलापेंगे कि जी ये हुकूमत तो कारकर्दगी ठीक नहीं कहा, रिफॉर्म्स लाने हैं तो हमने लाने हैं, बिजली सस्ती करनी है तो हमने करनी है, मामलात ठीक करने तो हमने करने हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो हमने बढ़ाना है, इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो कर सकती है तो हम कर सकते हैं। ये भी उस उबूरी सेटअप में किसी ना किसी पोजीशन पे होंगे। ये लिख लीजिएगा मेरी बात, ये मैं गौहर एजाज की बात कर रहा हूँ। तो अब ये अपने असलियत से बाहर आना शुरू हो गए और ये दावा जो है ये मुताद्दिद हल्के कर रहे हैं। मेरे पास भी कुछ इनसाइट है जो मैंने आपके सामने रखनी थी वो रख दी। अच्छा जी, अब एक और खबर ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के कॉन्टेस्ट में उनकी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया।
تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب چانسلر تو کھپے ہی کھپے. اور پھر ویسے بھی جو برٹن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے صحافیوں رپورٹ کر رہے ہیں, جیسے وجاہت کاظمی, انہوں نے تو خیر ایک چوسی ماری ہے, میں تو یہی کہوں گا, لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کر رکھا ہے کہ دس از سم تھنگ ایکسٹریملی سیریس کنسرن. برٹش ہائی کمشنر ٹو پاکستان جین میریٹ ہیز ایمرجڈ ایز اے پرائم enable of the project to عمران خان in Pakistan's politics, relaunch عمران خان in Pakistan's politics. اور وہ مریم نواز اور نواز شریف سے ملاقاتیں کرنے جا رہی ہیں کہ ان کو پاکستان کی پالیٹکس میں دوبارہ آنے دیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جین میریٹ یا کوئی بھی امبیسڈر یہ اگر استحقاق رکھتا کہ عمران خان کو پاکستان کی پالیٹکس میں واپس لانے کے لیے کسی سے ملاقاتیں کر رہا ہوتا تو وہ لابنگ میاں نواز شریف یا مریم نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہوتی, وہ لابنگ کہیں اور ہو رہی ہوتی. پہلی تو آپ کی جو غلط فہمی ہے, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لابنگ ہو رہی ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے اینگل کھینچنے کی کوشش کی کہ وہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کر کے کسی طرح سے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی اپنی خام خیالی ہو سکتی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے روز بروز پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے اشرافیہ کے اوپر, پولیٹیکل ایلیٹ کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو پالیٹکس میں واپس لایا جائے. اب وہ جیل میں بیٹھا ہے, وہ اس بندے کا چل اور ریم چیک کر 24 گھنٹے کے اندر یہ سارے بار یہ وضاحتیں دے دے کے تھک گئے ہیں کہ جلسہ کیوں ہوا, جلسہ کیوں نہیں ہوا, جلسہ ملتوی ہونے کی وجہ کیا تھی, کس نے کس سے رابطہ کیا. وہ اندر بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے ڈمبل چاہیے, میں نے ورزش کرنی ہے. یار آپ سویگ چیک کریں بندے کا ہے, وہ جیل کے اندر بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے ڈمبل دے دو, میں نے ورزش کرنی ہے, اور ادھر ان کے دست لگے پڑے ہیں, موشن لگے پڑے ہیں. ہر دوسرے تیسرے بندے سے آپ پوچھیں ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. تو اب ذرا ہم اگلی سٹوری کی جانب جاتے ہیں. وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر معمول کی تعطیلات پر چلے گئے, اور آئندہ 3 ہفتے ججز چیف جسٹس عامر فاروق, جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کیسوں کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے. موسم گرما کی تعطیلات 10 جولائی سے 10 ستمبر تک ہوں گی. 10 جولائی سے 10 ستمبر تک یہ تعطیلات ہیں, تو وہ اب اپنی اپنی تعطیلات انجوائے کریں گے. تو پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہو رہا ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو سر کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. پنجاب نے اور سندھ نے, ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. اب یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. نتاشا دانش کی بھی بات کر لیتے ہیں. گزشتہ روز ایک وکٹری والی تصویر ان کی وائرل ہو رہی تھی. وہ تصویر تو خیر فوٹو شاپڈ ہے, ظاہر ایک امیجنیشن ہے کہ یہ پاکستان کا نظام قانون اور انصاف ہے, لیکن ہوا کیا ہے کہ ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں مانگا گیا. ایک چھوٹی سی ٹویٹ کسی نے کی ہوتی ہے نا, اس کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ مل جاتا ہے. اس بندی کا جسمانی ریمانڈ نہیں لیا گیا, سیدھا جوڈیشل کر دیا گیا تاکہ میڈیا اس کے اوپر بات نہ کر سکے. میڈیا سے خبر ویسے ہی وائپ آؤٹ ہو چکی ہے. تو یہاں پر بھی اندر خانے میں 2 نمبری تو چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں 2 نمبری کہاں تک جاتی ہے. کچھ وائرل ٹویٹس سے پہلے میں بات کروں گا اوریہ مقبول جان صاحب کی. جب فیصلے کے اندر غلطی تسلیم کر لی گئی, شارٹ فیصلہ کچھ اور سنا دیا گیا, وہ جو اعتراضات اوریہ صاحب کو تھے وہ ختم ہو گئے. تو میں پچھلے 4 دن سے یہ بات کروں, سب سے پہلے پوائنٹ میں نے ریز یہی کیا تھا. تو اوریہ صاحب اندر کیوں ہے بھائی, یہ سمجھ سے باہر ہے. میرا خیال ہے آج اور کل کا دن ہے, منڈے کو ان کو دوبارہ پیش کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ منڈے کو ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا. کچھ وائرل ٹویٹس ہیں. یہ جو وجاہت کاظمی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جین میریٹ جو ہے وہ مل رہی ہیں اور لابنگ کر رہی ہے خان صاحب کے لیے, اس کے لیے حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, I cannot believe that UK High Commissioner was trying to get support for Imran Khan in that meeting. میں نے کہا مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ عمران خان کے لیے اس میٹنگ میں کوئی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. عمران ریاض خان ٹویٹ کرتے ہیں کہ رضوان صاحب 48 دن کی جبری گمشدگی کے بعد واپس پہنچ چکے ہیں. یہ ملک رضوان صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں, ان سے متعلق یہ ٹویٹ کرتے ہیں. صابر شاکر صاحب کا ٹویٹ ہے, انہوں نے کچے کے ڈاکوؤں سے متعلق آئی جی پنجاب کو آئینہ دکھایا. کہتے ہیں آپ نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 20 ماہ پہلے پنجاب الیکشن کے لیے فورس نہیں دی اور کہا کہ کچے کا آپریشن ہو رہا ہے. پھر عام انتخابات میں آپ اعلیٰ کار بنے اور جنرل الیکشن کے لیے بھی آپ نے فورس نہیں دی. بہانا تھا کچے کا آپریشن, جبکہ پنجاب میں سیاسی انتقام کے نام پر الیکشن دھاندلی. 9 مئی عثمان پارک آپریشن جس میں کئی جانیں گئیں, لوگوں کے گھر توڑے گئے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے توقیر کیا گیا. باول نگر میں پولیس کو مار پڑوائی اور اب پولیس کے جوان فون کر کے مدد مانگتے رہے لیکن ان کی مدد کے لیے نہیں گئی پولیس, اور کئی جوان شہید ہو گئے. پنجاب میں مسنگ پرسن کی تعداد میں اضافہ آپ کی کمان میں ہوا, اور 9 مئی جیسا بڑا واقعہ آپ کچھ نہ کر سکے اور اب آپ کچے میں گئے نوجوانوں کو بھی نہ بچا سکے. گاڑی خراب کے بعد فورس کا بہانہ اور فورس کا نہ پہنچنا یہ اصل جرم ہے. اس اصل جرم کے اوپر آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے, صابر شاکر صاحب نے کہا ہے. تو حالات یہ ہیں. تو اب کچے کے ڈاکوؤں کی جتنی بھی قیمت لگا جائے, نو گو ایریا بہرحال ضرور ہے, اس کے خلاف آپریشن کریں. ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر آپ چل رہے ہیں جی. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.